क्लास शुरू करेंगे। कल हमने हमारा मृदा वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिया था और आज हम कृषि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कृषि टॉपिक में, हालांकि कृषि टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन आपके आरएस के अंदर ज़्यादा बड़ा इसे विस्तृत रूप से सिलेबस में नहीं दिया गया है। आपके सिलेबस में तो केवल इतना लिखा है, कृषि के प्रकार और 5 फसलें दे रखी है। चावल, गेहूं, कपास, 6 फसलें हैं, एक गन्ना है, एक चाय है और एक कॉफ़ी है। 6 फसलें दी हैं। हालांकि कृषि टॉपिक में पढ़ना क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ने वाले। कृषि टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले कृषि के प्रकार पढ़ने होते हैं, वो तो हमारे भी परीक्षा में आने और वो नॉर्मली सभी परीक्षाओं में आते भी हैं। प्रकारों के बाद अक्सर हम हमारे जितने भी ये वैज्ञानिक शाखाएं हैं, जितनी भी कृषि की, विटीकल्चर, वर्मी कल्चर, आर्बोरिकल्चर, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। ये सारी की सारी हमें लगभग, वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमें 10 से 12 शाखाएं देखनी होगी। क्रांतियां हमें देखनी होती है। हमें जो ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार है, आपने रबी, खरीफ, जायद का नाम सुना है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें तो हम भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फसलें पढ़ना शुरू करनी पड़ती है। हम 6 फसलें पढ़ते हैं, वैसे कृषि टॉपिक में कम से कम 15 फसलें पढ़ी जाती है, 15 से 20 फसलें, क्योंकि हम ये 2 पढ़ रहे हैं, बाकी न तो हम बाजरा पढ़ रहे हैं, न हम मक्का पढ़ रहे हैं, न हम ज्वार पढ़ रहे हैं, न हम चना पढ़ रहे हैं, न मूंग पढ़ रहे हैं, न सरसों पढ़ रहे हैं, न सोयाबीन पढ़ रहे हैं। कम से कम 7-8 फसलें मैंने बोल दी, 6-7 हम पढ़ ही रहे हैं, 15 एक फसलें तो हो जाती है। जब ये सारी फसलें पढ़ ली जाती है, उसके बाद में बताया जाता है कि भारत के अंदर जो ये हरित क्रांति वाला कॉन्सेप्ट रहा है हमारे, ये कब आया, कैसे आया, तो ये सीधा पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरे भारत में कृषि का इतिहास पढ़ना पड़ता है कि हमारे भारत को जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, अंग्रेज गए थे यहां से, तब हमारे भारत का सिस्टम कैसा था और वर्तमान में कैसा है। ये मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, यूपी हमारे नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना नहीं दे रखा है। हालांकि हमारे भारत में कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाती है। यहां तक कि हमारी कृषि से संबंधित वर्तमान में भारत में संस्थान कौन कौन से हैं, तो वो संस्थान पूछे जाते हैं। मैं संस्थान की तो आपको लिस्ट लिखवाऊंगा, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट। मैं केवल 6 फसलों की नहीं, लिस्ट पूरी लिखवाऊंगा, क्यों ये फैक्ट है और फैक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमसे फसलों की किस्में पूछी जाती है, चावल की कौन सी है, गेहूं की कौन सी है, जितनी भी है, लेकिन हमें 6 फसलों की ध्यान रखनी है। 6 फसलों के रोग पूछे जाते हैं। और सबसे वर्तमान में जो ज्यादा चर्चा के अंदर पूछा जा रहा है, ध्यान रखना कि अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक का जो हमने पढ़ा है, वो पूरा का पूरा आपका फिजिकल ज्योग्राफी थी। अब जो हम पढ़ने शुरू करेंगे आज से, वो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी शुरू हो रही है। यानी आगे आपका जो परिवहन है, भले कौन से टॉपिक आए भारत के भूगोल में आगे, वो तमाम टॉपिक आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित होंगे, यानी इनमें आंकड़े भी आएंगे थोड़े बहुत। यानी कि फर्स्ट नंबर पर कौन है इसके गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में। और आप जानते हैं कि हर साल आर्थिक समीक्षा आती है और आर्थिक समीक्षा के आधार पर ये आंकड़े चलते हैं। तो ये चीजें हमें बात करनी, और ध्यान रहे कि जब भी आप ये चीजें पढ़ रहे हैं तो राजस्थान से कनेक्ट करते जाना। राजस्थान से कनेक्ट में ये नहीं कह रहा कि राजस्थान की फसलें साथ में पढ़ लेना, वो तो राजस्थान ज्योग्राफी के सर आपको पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई योजना वगैरह है वो मत छोड़ना, क्योंकि राजस्थान की योजना मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, वो आपकी आर्थिक समीक्षा में दे रखी है। नरेंद्र सर आपको वैसे पढ़ाते होंगे, आर्थिक समीक्षा करवाएंगे। आपके तो अभी तक तो नहीं आए ना, फिर नहीं आएंगे क्योंकि आपका बैच लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है, इसके लिए नहीं बना हुआ, आपके 1 तारीख को ध्यान में रखते हुए नहीं बना हुआ है। हालांकि जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, जब यहाँ बैच पूरा होने वाला है, उस समय आएंगे। बाकी नरेंद्र सर की क्लास पढ़ी है यूट्यूब के ऊपर, आर्थिक समीक्षा। 1 तारीख को पेपर है, आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना। जो आरएस का एग्जाम देने जाए, ध्यान रहे 15 क्वेश्चन आते हैं आर्थिक समीक्षा के प्री के अंदर, और सर की 2 एक क्लास होगी, उनको 2-3 बार देख लेना। आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। या उनकी कुछ प्रमुख योजनाओं से संबंधित, कल उनका 1000वां एपिसोड था और उन्होंने शायद प्रमुख योजना नीतियां ये करवाई है, ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि परीक्षा में पॉलिसी वगैरह, एक्ट वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी आपकी। तो राजस्थान वाली चीजें खुद को पढ़नी होगी, आपको वो सर पढ़ाएंगे। हमें भारत से संदर्भ के अंदर कोई योजना होगी तो मैं योजनाएं आपको बता दूं, क्योंकि वो करंट का मुद्दा है, वो सिलेबस में नहीं आता हमेशा कभी, वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, कृषि टॉपिक है हमारा। कृषि टॉपिक है
और सबसे पहले हमें कृषि के प्रकार देखने हैं। कृषि के प्रकार है कौन कौन से, या कौन कौन से कृषि के प्रकार हमें पढ़ने हैं, पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं, और बाद में मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे कि हमें एक तो निर्वाह कृषि पढ़नी है, दो नंबर पर हमें रोपण कृषि पढ़नी है, तीन नंबर पर हमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़नी है, चार नंबर पर हमें मिश्रित कृषि पढ़नी है, पांच नंबर पर हमें डेयरी कृषि पढ़नी है, छह नंबर पर हम भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ेंगे, सात नंबर पर हम उद्यान कृषि पढ़ेंगे, आठ नंबर पर सहकारी कृषि पढ़ेंगे, नौ नंबर पर हम सामूहिक कृषि पढ़ेंगे, 10 नंबर पर हरितगृह कृषि पढ़ेंगे, 11 नंबर पर हम आर्द्रता के आधार पर कृषि, आर्द्रता के आधार पर जो कृषि का प्रकार है वो पढ़ेंगे, प्रसंविदा कृषि पढ़ेंगे, समोच्च रेखीय कृषि पढ़ेंगे, जैविक कृषि पढ़ेंगे, प्राकृतिक कृषि पढ़ेंगे, फसल चक्र प्रतिरूप पढ़ेंगे, सोलह प्रकार पढ़ने हमें, और 16 प्रकार में इनमें अच्छी डिटेल है। सबसे पहले हम निर्वाह कृषि पढ़ते हैं। अगर हम निर्वाह कृषि के बारे में बात करें तो निर्वाह कृषि होती क्या है, सबसे पहला यह ध्यान रखना है। निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि को कहते हैं जिस क्षेत्र में यह कृषि की जाती है लगभग उस पूरे क्षेत्र का अच्छे रूप से उपयोग लिया जाता है, यानी जिस क्षेत्र में ये की जाती है वहां पर पूरे क्षेत्र में इसकी बुआई की जाती है, तो वो पूरी की पूरी कृषि क्या होगी, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को आगे दो भागों में बांटा गया है। निर्वाह कृषि को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आदिम निर्वाह कृषि और एक आपके है गहन निर्वाह कृषि। इस कृषि को आगे दो भागों में बांटा जाता है, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अब साथ साथ में फोटो में देखते जाएंगे। ये आप जो फोटो देख रहे हैं आदिम निर्वाह कृषि ही है। अब इसके बारे में समझना है आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है। पहली बात, आदिम निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्रों में होती है यह पता होना चाहिए हमें। आदिम निर्वाह कृषि हमेशा ही जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में की जाती है। आदिम नाम क्यों दिया है, क्योंकि आदिवासियों के द्वारा की जाती है।
जो आदिम जाति होती है, आदिवासी समुदाय होता है, उसके द्वारा की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है और आदिम यानी आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। तो विश्व में आदिम निर्वाह कृषि कहां कहां की जाती है पूरे विश्व में? तो विश्व में अगर हम बात करें इस कृषि की, तो हम ये कहेंगे कि हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भी ये कृषि की जाती है। इसके अलावा हम कहेंगे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा मध्य अमेरिका, इन तीनों के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय एरिया है इस क्षेत्र में की जाती है। यानी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंध क्षेत्र और हमारे एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, इस क्षेत्र के अंदर हमारे आदिम निर्वाह कृषि की जाती है। तो पहला ध्यान है, आदिम निर्वाह कृषि कौन से कटिबंध में होती है? तो उष्ण कटिबंधीय फसल है। दूसरा, आदिवासी लोगों के द्वारा की जा रही है। तीसरा, कौन से क्षेत्रों में कर रहे हैं? तो हम कहेंगे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के तो उष्ण कटिबंध और एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, यहां पर की जाती है। इस कृषि की आप बड़े स्तर पर एक विशेषता देख सकते हैं कि वन के अंदर की जा रही है, जंगलों में की, क्योंकि ज्यादातर आदिवासी लोग रहते कहां हैं? जंगल में। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती कि जंगलों में की जाने वाली कृषि, आदिवासी लोग रहते ही हैं जंगलों में। और जंगल में आप देख रहे हैं कि इन्होंने यहां पर जो पेड़ थे उन पेड़ों को काटा है और यहां जहां पर जो भी घास फूस था उसको जला दिया है, या झाड़ियां थी उसे साइड में कर दिया। फोटो से पता चल रहा है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यह कृषि वनस्पति को जलाकर की जाती है। भले ही घास हो, भले ही वहां पर पेड़ थे उनको काट दिया और झाड़ियों को जला दिया, यानी वनस्पति को जलाया गया है। यानी यह कृषि वनस्पति को जलाकर की जाती है, इसीलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न, कर्तन एवं दहन। कर्तन का मतलब काटना, कर्तन एवं दहन, और दहन मतलब कि जलाना। तो पेड़ों को काटा है, छोटे घास फूस को जलाया है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। अब जैसे इसमें पेड़ों को काट दिया जाएगा, साइड में रख देंगे, उससे जो घास फूस है उसको जला दिया गया, घास फूस जलेगा तो राख मिलेगी, और जो जला दिया जाएगा उससे जो राख मिलेगी, इस राख का उपयोग अक्सर आदिम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। इसका राख का उपयोग किस में किया जाएगा? उर्वरक के रूप में किया जाएगा। जो पेड़ों को काटा गया है उन पेड़ों के काट कर ये कृषि उपकरण बनाएंगे। आज के वर्तमान में क्या आप पेड़ों को काटकर कृषि उपकरण बना रहे हो क्या? आपके सारे खेत में लोहे के उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण हैं। इन लोगों के पास आधुनिक उपकरण नहीं होते। ये लोग क्या करते हैं, जो पेड़ काटे हैं उन्हीं को काटकर कुदाल बना लें। कुदाल आप जानते हो, अक्सर सड़क के फोड़ने के लिए होती है ना, एक कस्सी टाइप, लेकिन आगे से तीखा होता है सीधा लोही का, तो उसको कुदाल बोला जाता है। कुदाल, फावड़ा या लकड़ी को अगर सीधा तीखा करके उसके जमीन को नरम बनाने में काम में लेते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस कृषि के अंदर पुराने उपकरणों का इस्तेमाल लिया जाता है। यानी इसमें पुराने उपकरण इस्तेमाल लेते हैं, पुराने यंत्र ये इस्तेमाल लिए जाते हैं। तो एक बार फिर देखना है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में होती है, आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। विश्व में कहां कहां होती है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंध क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। इसमें वनस्पति को जलाया जाता है, इसीलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। और इसमें जो जलाने के बाद राख बचती है उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। और पेड़ों को काटा है वहां से वो लकड़ी से उपकरण बना लेंगे, यानी पुराने उपकरणों से इस्तेमाल लिया जाता है। विशेषता क्या है इसकी? इस कृषि की मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं, तो आप देख सकते हैं ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ये छोटा सा एरिया। तो इस कृषि के अंदर खेत का आकार छोटा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस खेती के अंदर मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है। दो चीजें हैं, एक तो खेत का आकार छोटा होगा, दूसरा उर्वरा शक्ति कम होगी। अब आप कहोगे सर कैसे उर्वरा शक्ति कम कैसे है? क्योंकि ये किसी प्रकार की खाद तो डाल ही नहीं रहे हैं। लगातार 3 से 5 साल तक यहां पर कृषि करेंगे, उसके बाद जब इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो वो जंगल में इस स्थान को छोड़ेंगे, ऐसा ही एक और स्थान बना लेंगे, वहां पर चले जाएंगे, यानी अपना स्थान चेंज कर लेंगे। वहां पर 3 से 5 साल खेती करेंगे, उसकी जब उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, इतने में 3 से 5 साल में ये सेट हो जाएगी अपने आप, तो वापस यहां पर आ जाएंगे। यानी स्थान बदल बदल के कृषि की जा रही है, इसीलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यही है वो स्थानांतरित कृषि। अब आपने देखा हो कि 3 से 5 साल यहां कृषि की, उर्वरा शक्ति कम होगी, अब उन्होंने स्थान चेंज कर लिया, अगले स्थान पर 3 से 5 साल खेती की,
वहां पर उर्वरा शक्ति खत्म होगी तो वापस यहां पर आ गए। आपने झूम शब्द सुना है, झूमिंग कृषि, तो ध्यान रहे इसी को झूम चक्कर बोला जाता है। एक स्थान पर 3 से 5 साल खेती करने के बाद दूसरे स्थान पर चला जाना, यह झूम कहलाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है इस फसल का, इस कृषि का झूम चक्कर छोटा क्यों होता है? नीचे कारण देगा। पहला कारण देगा अधिक वर्षा के कारण होता है, बरसात ज्यादा होती है फसल खराब हो जाती है। दूसरा, मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, यही कारण है हमारा। आगे के जो 2 ऑप्शन जो भी दे, तो झूम चक्कर छोटा होने का कारण क्या है? उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है 3 से 5 साल बाद। जो ये कृषि है हमारी स्थानांतरित बोल दीजिए, कर्तन एवं दहन बोल दीजिए, भले आदिम कृषि, निर्वाह कृषि बोल दीजिए, ये जो कृषि है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, विश्व के जितने भी उष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं उन सभी के अंदर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा मैक्सिको के अंदर इसे मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है, ब्राजील में इसे रोको कहा जाता है, श्रीलंका में इसे चेन्ना कहा जाता है, म्यांमार में इसे तुंगिया कहा जाता है, जैसे कि आप मलेशिया में, इंडोनेशिया में चले जाओ लादांग कहा जाता है, आप वियतनाम में चले जाओ वहां पर इसे रे कहा जाता है। तो ये तो है विश्व स्तर पर नाम। अब भारत में भी तो बहुत सारे इसके नाम हैं। राजस्थान में आपने नाम सुना, दजिया, चिमाता, बत्रा, वालरा, सारे नाम हैं। ये आप जानते हो अच्छी रूप से, वालरा कौन करता है, दजिया कौन करता है, अलग अलग जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। आप और भी देख सकते हैं, हिमालय में भी ये कृषि की जाती है। तो हिमालय में इसे क्या बोला जाता है? हिमालय में इसे खिल कहते हैं। पश्चिमी घाट में भी ये कृषि की जाती है, कुमारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे वैबर या दहिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का जो पठार है वहां पर यह कृषि की जाती है, वहां पर इसे दीपा कहते हैं। अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। आप झारखंड में चले जाओ वहां पर इसे कुरुआ कहा जाता है। आप उड़ीसा में चले जाओ पामाडाबी कहते हैं। आप चले जाओ आंध्र प्रदेश में, वहां पर इसे पोंडू कहा जाता है। आप मणिपुर में चले जाओ पामलू कहते हैं। बाकी मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम, यहां पर इसे झूम कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं इसके। ये एक कृषि का प्रकार है और उसमें भी एक नहीं है कृषि का प्रकार, तो ये उसका एक पॉइंट है। ये मुख्य तौर पर सभी कृषि के प्रकार इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन ये हमारे याद भी तो है, आसान है कृषि, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये है हमारी आदिम निर्वाह कृषि। ये सारे नाम आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को आगे 2 भागों में बांटा गया है। गहन निर्वाह कृषि को 2 भागों में है। एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। एक है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि को आगे 2 भागों में बांट लिया, चावल प्रधान, चावल रहित। अब इसमें आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये जो फोटो है ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है। तो चावल प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें सबसे पहले एक आ रहा है चावल प्रधान। इसका मतलब है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में मुख्य फसल कौन सी होगी? चावल होगी। स्पष्ट सी बात है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करें तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है, यानी अधिक जनसंख्या घनत्व होता है, जहां पर जन घनत्व ज्यादा होता है, जन घनत्व अधिक होता है, उन क्षेत्रों के अंदर यह कृषि की जाती है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा तो स्पष्ट सी बात है खेतों का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा? तो इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। अभी हम आदिम पढ़ कर आए हैं, उसमें भी खेतों का आकार छोटा था, फोटो में भी देखा था। इसमें भी खेतों का आकार छोटा होता है। अब खेतों में आकार छोटा है, जनता ज्यादा है। अब जनता ज्यादा होगी तो एक चीज सोच के देखिए कि मान लीजिए कि एक परिवार के पास 10 बीघे जमीन है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और घर में 15 जने हैं, नौकरी नाकरी कुछ है नहीं, तो 15 सारे के सारे खेत में ही जाएंगे, स्पष्ट सी बात है। तो आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता यह है कि इसमें जो कृषक का परिवार होता है, कृषक का पूरा परिवार, वो पूरा का पूरा कृषि में लगा रहता है। सारे के सारे मेंबर कृषि में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं, इसके अंदर फोटो में देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 जने लगे पड़े हैं छोटे से के अंदर, और वो देखो 2 अलग पड़े हैं, अलग खेत है वो।
छोटे छोटे देश है, जनसंख्या घनत्व हद से ज्यादा है, तो ऐसा ही होगा। और ये भी आपको लग रहा है प्लेन नहीं है, ये पहाड़ की ढालों पर है, साइडों में पहाड़ है, पहाड़ की ढालों पर बने हुए खेत हैं ये, आगे आगे और देखेंगे हम। तो इसमें पूरा का पूरा कृषक परिवार लगा होता है। अब कृषक परिवार पूरा का पूरा इसमें लगे रहेगा तो घास फूस तो होने ही नहीं देगा, वो लगातार काम करता रहेगा इसके अंदर, लगातार काम करता रहेगा। तो कृषि उपकरण क्यों यूज में लेगा, सारे के सारे खुद ही लगे पड़े हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कृषि यंत्रों का यूज नहीं लिया जाता, इस्तेमाल नहीं किया जाता, कृषि यंत्र इस्तेमाल नहीं होते इसमें। अब सारे के सारे व्यक्ति लगे पड़े हैं, घास फूस होने नहीं दे रहे, लगातार खूब काम कर रहे हैं, जो चीज उसको चाहिए वो उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे कि अब इनके पास रासायनिक खाद नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी ज्यादा मजबूत नहीं होती है, तो ज्यादातर ये क्या करेंगे, घर में पशु रखेंगे। तो इस फसल के अंदर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में उर्वरक के तौर पर फसल को क्या उपलब्ध करवाया जाता है, गोबर की खाद उपलब्ध करवाई जाती है, गोबर की खाद उपलब्ध कराएंगे। अब सोच के देखो, गोबर की खाद डाल दी, मिट्टी को जो पोषक पदार्थ मिलना था वो मिल गया। इतने सारे व्यक्ति लगे पड़े हैं, मेरे को लगता है अगर कोई मच्छर हमला कर देना तो इतने व्यक्ति मच्छरों को मार दे वहां पर बैठे बैठे, रोग तो होने ही नहीं देंगे। ये लगातार काम करते रहेंगे, अच्छी बरसात हो रही है, सब कुछ मौसम अनुकूल है, तो उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उत्पादन में दो चीजें बनेगी, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होगा लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होगा। प्रति इकाई का मतलब है इस छोटे से खेत के अंदर होना तो चाहिए, हमारे अगर भारत में देखें तो इतने खेत में शायद 50 किलो होता है, लेकिन ये इतने में उत्पादन ले लेगी 2 क्विंटल के आसपास, यानी प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा है। लेकिन हमारे यहां पर क्या है, इतने से खेत में एक व्यक्ति काम करता है, तो एक व्यक्ति ने कितना उत्पादन कर दिया, 50 किलो। इन्होंने 1.5 कुंटल या 2 कुंटल उत्पादन किया, उसमें व्यक्ति कितने लगे पड़े हैं, 8 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, 10 माने तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना हुआ, 20 किलो। तो प्रति इकाई तो उत्पादन ज्यादा है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम है। ये इस चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है, ये होती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो ये भी हमने देख लिया। दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ये लीजिए, इसमें फोटो ही नहीं लगी हुई, चलो एक फोटो और लगवा देता हूं, यहां आगे लगी होगी, नहीं लगी हुई। अगर हम बात करते हैं चावल रहित, तो स्पष्ट सी बात है इसमें शब्द आ रहा है रहित, यानी चावल तो नहीं बोया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो क्षेत्र जिनमें मृदा के कारण, जलवायु के कारण, उच्चावच के कारण चावल नहीं बोया जा सकता, चावल की जगह गेहूं, जौ, ज्वार, जई, मक्का आदि फसलें बोई जाती है, उसे हम चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी चावल नहीं बोया जा रहा है। क्यों नहीं बोया जा रहा, हो सकता है उच्चावच के कारण नहीं बोया जा रहा हो सकता है वहां की मृदा अनुकूल न हो चावल की, हो सकता है वहां की जलवायु अनुकूल न हो, लेकिन चावल की जगह अन्य फसलें बोई जा रही है, तो ऐसी कृषि को हम क्या बोलेंगे, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि बोलेंगे। इस कृषि के अंदर क्या सिस्टम होता है, सारे के सारे वही सिस्टम है जो पूरे के पूरे आपने इस कृषि के अंदर पढ़े हैं, कि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है वहां पर होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, उसमें भी खेतों का आकार छोटा होता है, पूरा परिवार लगा रहता है। ये सारी विशेषताएं वो की वो आएंगी, बस एक विशेषता अलग होगी कि इस चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि वर्षा पर निर्भर होती है और वो उसमें सिंचाई करनी पड़ती है। तो उसमें दो ही पॉइंट अलग हुए हैं कि चावल की जगह अन्य फसलें बोई जा रही है, बाकी सारी सेम विशेषताएं हैं, ये वर्षा पर निर्भर है और वो उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी। ये आपकी एक कृषि हो चुकी है और वो कृषि आपकी निर्वाह कृषि। तो साथ साथ लिख लेंगे तो बेस्ट रहेंगे, क्योंकि आगे ज्यादा चले गए फिर आपकी गर्दन ही ऊंची नहीं होगी। कृषि टॉपिक का नाम है कृषि, हेडिंग लगानी है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में सबसे पहला है निर्वाह कृषि। सबसे पहली कृषि है निर्वाह कृषि। इसमें लिखें, इस प्रकार के
इस प्रकार के कृषि क्षेत्र में रहने वाले, इस प्रकार के कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग, इस प्रकार के कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग करते हैं। रहने वाले लोग स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग करते हैं। इसी में आगे लिखना, निर्वाह कृषि को दो भागों में, निर्वाह कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। एक नंबर पर लिखो आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि इसमें लिखें, यह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जाति के समुदाय द्वारा की जाती है। आदिम जाति के समुदाय द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, यह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। लिख दिया, यह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। अब यहां से ही एक क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन यह पूछा गया, अब तो चलो आपको पता चल गया अब यहां होती है। परीक्षा में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आदिम निर्वाह कृषि नहीं की जाती? यूरोप, सॉरी ये लिया गया होती है, ये क्वेश्चन था होती है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में उन्होंने एक दिया था हमारे अफ्रीका। अंटार्कटिका में तो कृषि होती नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप, 4 महाद्वीप दिए थे। तो आप जानते हैं कि किस में होती है? अफ्रीका में हो रही है। यूरोप में नाम नहीं है इसमें। इसमें आप देख लो कहां पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी ओशनिया महाद्वीप का नाम भी नहीं ना, न्यूजीलैंड में होती है ना, ऑस्ट्रेलिया में होती है। अंटार्कटिका में कोई कार्य होता ही नहीं। तो पीछे एक अब आपके है अफ्रीका। तो सिर्फ ये 3-4 महाद्वीपों में होती है। उत्तरी अमेरिका के अंदर तो आ गया मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका आप जानते हो क्या है? आपको कि मध्य अमेरिका नाम से कोई महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप नहीं है मध्य अमेरिका के नाम से। दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग आ गया। उत्तरी अमेरिका के अंदर कई देश हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, पनामा, हेती, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एल सल्वाडोर, होंडुरास, ये कई देश हैं इस प्रकार से। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए को छोड़ दो, बाकी जितने भी देश बचते हैं, मैक्सिको है, पनामा है, हेती है, एल सल्वाडोर है, होंडुरास है,
जितने भी पड़ते हैं बेलीज वगैरह, उन सभी देशों को, कनाडा और यूएसए को छोड़ने के बाद जितने भी देश बचते हैं उन सभी देशों को मध्य अमेरिकी देश कहते हैं। तो इस मध्य अमेरिकी देशों के अंदर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस कृषि में वनस्पति को काटा और जलाया जाता है, काटा और जलाया जाता है। इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इस कृषि में उर्वरक के रूप में राख का उपयोग किया जाता है। राख का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, इस कृषि में पुराने कृषि यंत्रों, इस कृषि में पुराने कृषि यंत्रों जैसे फावड़ा, कुदाल आदि का उपयोग किया जाता है। बाकी लकड़ी के हथियार तो हैं और उसका कोई नाम थोड़ी लेंगे हम। लकड़ी को आगे से तीखा करके अगर जमीन पर प्रहार किया जा रहा है और मिट्टी को नरम बनाया जा रहा है तो उसका नाम तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो सीधे तौर पर है। क्या चीज? किसको कहते? वो तो आप लोकल वर्ड यूज कर रहे हो, मेरे को तो क्या बता भैया कैसे कौन। सड़क के ऊपर होता ना, आगे से तीखा होता है एक तरफ से, वो। हाँ ठीक है। तो कृषि के अंदर अपने तो ऐसा कुछ यूज करते नहीं, अपने तो कस्सी यूज करते हैं। और अगर यहां पर कोई गंगानगर हनुमान का बैठा है तो वो तो अच्छे रूप से जानते हैं, हमारी तरफ एक कस्सी फेमस है, कबूल शाह वाली। कबूल शाह, पंजाब में एक इलाका है कबूल शाह। अपने यहां पर जब मैं गांव में गया था आसपास के किसी दोस्त के साथ, तो अपने कस्सी है इतनी इतनी, यहां पर इतनी होती है ज्यादा ज्यादा, क्यों? बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी बड़ी कस्सी के अंदर नहीं आएगी, फेंकी नहीं जाएगी। वहां पर पक्की जमीनें हैं, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में पानी लगता, जमीन पक चुकी है। तो जितनी अपने यहां पर कस्सी है ना जो हाथ में लेते हो आप, उसका वजन और मिट्टी डालते हो उतना वजन तो उसका अकेली कस्सी कस्सी का होता है, और वो इतनी लंबी होती है। और अगर उसमें पूरा मिट्टी भरकर फेंका जाए तो इतनी दूर नहीं फेंका जाता। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग उपकरण हैं। आप जैसे मैं कस्सी बोल रहा हूं, हो सकता है अपने इस इलाके में कृषि बोला जाता है और इलाके में कुछ और बोलेंगे। आगे चले जाओ गुजरात की और फावड़ा बोलते हैं उसी चीज को वो, और अपने फावड़ा बोलते हैं पशुओं के नीचे से गोबर सरकाने के लिए। अलग अलग है वो सारे। तो ये हमने लिख दिया है, पुराने कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आगे लिखिएगा, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। इसी पॉइंट में लिखना, इसमें एक स्थान पर इसमें एक स्थान पर 3 से 5 वर्ष तक, इसमें एक स्थान पर 3 से 5 वर्ष तक कृषि की जाती है।
कृषि की जाती है। इसके पश्चात उर्वरा शक्ति नष्ट होने के कारण, इसके पश्चात उर्वरा शक्ति नष्ट होने के कारण स्थान परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए इसे स्थानांतरित और परिवर्तनशील कृषि कहते हैं। अगला पॉइंट, इस कृषि की सबसे बड़ी समस्या मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम होना है। इसीलिए इस कृषि में झूम चक्र छोटा होता है। इसीलिए इस कृषि में झूम चक्र छोटा होता है। यानी 3 से 5 साल योरी एक स्थान पर, फिर स्थान बदल लिया, 3 से 5 साल वहां, फिर वापस पहले वाले स्थान पर। तो ये छोटा चक्र है 3 से 5 साल वाला। अपने खेतों में कहां स्थान बदलते हैं, लगातार ता उम्र कई पीढ़ियां एक पर निकाल देती है, और उनमें 3-3, 5-5 साल से चेंज करेंगे। अगला पॉइंट लिखना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस कृषि को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग नामों से जानते हैं। अब हमें अलग अलग नाम लिखने हैं। भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, वो भी लिखने, और विश्व स्तर पर नाम है वो भी लिखने हैं। तो पहले लिख दो विश्व में नाम, हेडिंग बना दो विश्व में नाम। विश्व में नाम। अब विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है वो लिख रहे हैं। मैक्सिको, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। मिल्पा, बराबर का निशान लगाकर मिल्पा लिख देना, मैक्सिको के अंदर मिल्पा। अगला है ब्राजील। ब्राजील में इसे रोको। वेनेजुएला में इसे कोनुको। वेनेजुएला में इसे कोनुको। वियतनाम में इसे रे कहा जाता है, रे। लगातार आप अलग अलग लाइनों में चलते जा रहे हैं, सामने खाली जगह वहां भी लिख लेना, कहीं पेज ही भरते जाओ नोट्स बन जाए, ये नहीं करना है, स्पेस पूरा यूज लेना है। अगला है अफ्रीका, लिखकर लिखना अफ्रीका में से, मध्य अफ्रीका।
मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले। मलेशिया, इंडोनेशिया, इन दो देशों में इसे लादांग। मलेशिया, इंडोनेशिया में इसे लादांग। श्रीलंका, श्रीलंका में इसे बोला जाता है चेन्ना। म्यांमार में तुंग्या। तो ये हमने विश्व स्तर पर नाम देखे हैं। अब जहां जहां मैंने ऊपर क्षेत्र लिखा है ना, विश्व में कहां कहां होती है, आपने लिखा था अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये जो नाम आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के नाम आ गए। इंडोनेशिया, मलेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, वियतनाम दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, श्रीलंका चलो दक्षिणी एशिया में आ रहा है, ठीक है। मसोले अफ्रीका का नाम आ गया। मिल्पा उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको मध्य अमेरिका में आता है। ब्राजील और वेनेजुएला आप जानते हो दक्षिण अमेरिका में आता है। तो जो क्षेत्र लिखा थे वो सारे आ गए इसमें। अब लिखो, अभी लिखा था विश्व में नाम, लिखा भारत में नाम। भारत में नाम। और भारत में नाम में बात करें, सबसे पहले आप लिखना है, कई राज्यों के नाम लिखने आपको एक साथ ही। मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, 4 राज्यों के नाम हैं। मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम। इनके आगे कर दो झूम। मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, यहां पर इसे बोलते हैं झूम। झूमिंग भी आप बोल देते हो, झूम झूमिंग एक ही बात। फिर है मणिपुर। मणिपुर में बोला जाता है पामलू। पामलू लिख देता हूं मैं, पामलू, पामलू। फिर लिखो हिमालय। हिमालय में बोला जाता है खिल। हिमालय में बोला जाता है खिल। राजस्थान, राजस्थान में एक ही नाम लिखना है। वैसे तो आपके 4 नाम हैं, एक ही लिखना, वालरा। वालरा, क्योंकि भारतीय भूगोल की दृष्टि से राजस्थान का यह नाम फेमस है। दजिया, चिमाता, बत्रा फेमस नहीं है, हालांकि राजस्थान में आप पढ़ोगे वो भी। फिर आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं, कुमारी। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसे कौन सा पॉइंट, राजस्थान, वालरा। मध्य प्रदेश में 2 नाम जानते इसे, वेबर, 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 वेबर या दहिया, दहिया, वेबर या दहिया। उसके बाद लिखें बस्तर। अगला स्थान है बस्तर, ब्रैकेट में कर देना छत्तीसगढ़। बस्तर ब्रैकेट में छत्तीसगढ़, कोमा लगाकर अंडमान निकोबार। यानी बस्तर और अंडमान निकोबार में क्या बोलते हैं, दीपा। दीपा। बस्तर ब्रैकेट में आएगा छत्तीसगढ़ और कोमा लगाकर अंडमान निकोबार। इन दोनों के अंदर बोला जाता है दीपा। उड़ीसा, उड़ीसा में बोलते हैं पामाडाबी।
उड़ीसा में बोलते हैं इसे पामाडाबी। झारखंड में इसे बोला जाता है कुरुवा। कुरुवा। आंध्र प्रदेश में बोलते हैं इसे पोंडू या पेंडा। पोंडू या पेंडा। यह हमारी आदिम निर्वाह कृषि कंप्लीट है। निर्वाह कृषि में एक प्रकार हो गया, 2 नंबर पर लिखें। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि इसमें लिखें, इसे आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसे आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक नंबर, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि अब इसमें लिखना हमें, इस कृषि में चावल मुख्य फसल होती है। इस कृषि में चावल मुख्य फसल होती है। दूसरा पॉइंट, यह अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में, यह अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। की जाती है। इसलिए इसमें खेतों का आकार, इसलिए इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। इसलिए इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। लिख दिया। अगला पॉइंट, इस कृषि में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। इस कृषि में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। इसलिए कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता। अगला पॉइंट, इसमें उर्वरक के रूप में, इसमें उर्वरक के रूप में गोबर की खाद का
उपयोग लिया जाता है। इसमें उर्वरक के रूप में गोबर की खाद का उपयोग लिया जाता है। अगला पॉइंट, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक तथा प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, कम होता है। ये हमारी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि हो गई। अब है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि इस कृषि में उच्चावच, इस कृषि में उच्चावच मृदा, जलवायु या अन्य कारकों के कारण चावल की कृषि करना संभव नहीं होता। इसलिए इसमें गेहूं, जौ, जई, जई, बड़ा ई आएगा, जई, मक्का आदि की कृषि की जाती है, आदि की कृषि की जाती है। अगला पॉइंट, इस कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। लिख दिया इसी पॉइंट में, शेष सभी विशेषताएं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, शेष सभी विशेषताएं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के समान ही होती है। यानी वही छोटा खेत, कृषक का परिवार पूरा लगा है, वही प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, गोबर की खाद, सारी विशेषताएं वही है। तो ये हमने एक कृषि देख ली है, निर्वाह कृषि। अगली कृषि है रोपण कृषि। रोपण सबसे जो बड़ा प्रकार था वो हमारा हो गया। आगे जो प्रकार है वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे।
रोपण कृषि। रोपण कृषि आपके मन में यह आता है कि हमारे भारत की देन है। भारत की देन नहीं है रोपण कृषि। रोपण कृषि यूरोपीय लोगों की देन है। यूरोपीय लोगों ने, आप जानते हैं, विश्व के अनेक भागों को अपना उपनिवेश बनाया है और उन्होंने विश्व के अनेक भागों में कृषि के नए रूप शुरू किए, कृषि के नए प्रकार शुरू कर दिए और उन्हीं में से एक नया प्रकार कौन सा है? रोपण कृषि है। रोपण कृषि के अंदर वृहद, अगर रोपण कृषि की विशेषता के तौर पर हम बात करें, मुख्य विशेषता क्या होती है? सबसे बड़ा इसका जो उद्देश्य है वो है वृहद लाभ उन्मुख कृषि कहते हैं इसे, वृहद। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इस कृषि की बड़ी विशेषता यही है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है रोपण कृषि में। और यूरोपीय लोगों के द्वारा अपने जो उपनिवेश थे, और खास करके उष्ण कटिबंध क्षेत्र में यूरोपीय लोगों के द्वारा अपने जो उपनिवेश किए बनाए गए, जिनको गुलाम बनाया गया, और उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ने वाले जो देश थे उनमें रोपण कृषि का प्रचलन शुरू किया गया था। इससे लाभ बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इसे वृहद लाभ उन्मुख कृषि भी कहते हैं। और अगर हम विशेषता पर चर्चा करें रोपण कृषि की, तो हम कहेंगे यह एक फसली कृषि है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे आपने खेत में अनार लगा दिया, आपने रोप दिया पौधा लाकर, अब उसके अंदर आप अनार ही अनार का उत्पादन कर रहे हो और तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो एक फसली कृषि हो ना, एक साल में एक बार उत्पादन ले रहे हो आप और एक ही फसल पर ही आप पूरा ध्यान दे रहे हो, तो इसीलिए इसे एक फसली कृषि कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस कृषि की खास विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, पहली विशेषता। दूसरा, इसमें पूंजी निवेश की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी निवेश। क्योंकि आप अनार का मान लीजिए बाग लगाते हो यहां पर, तो अनार की पौध लानी पड़ेगी, पहले तो उसको लगवाओगे, फिर इसको बचाने के लिए उसके बाहर बाहर जो भी आपको सुरक्षात्मक तौर पर मेड़ करने पड़े, मेड़बंदी जिसे हम बोलते हैं, वो करोगे। फिर आप खेत में डिग्गी बनाओगे, ड्रिप लगाओगे। अब मशीनों से अनार को तोड़ा नहीं जाता, लेबर चाहिए, तो इसमें लेबर की भी आवश्यकता होती है और सस्ती लेबर चाहिए। महंगी लेबर फिर हमें मुनाफा नहीं होगा, तो इसका खेतों का आकार बड़ा होता है, पहली बात। दूसरे, इसके अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरी खास बात, सस्ती लेबर की आवश्यकता होती है। चौथी बात, अभी मैंने कहा है कि डिग्गी बनाओगे, खेत में ड्रिप लगाओगे, खेत के अंदर ड्रिप बनाओगे। पौधे भी आपने देखा बाग के अंदर एक लाइन में होते हैं, ये भी देख लो आप। तो ये होती है उच्च तकनीक। तो इस कृषि में उच्च तकनीक एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मतलब है कि जैसे आप खेत कहते हो, आज खेत नहीं जाएंगे, काम चल जाएगा, गेहूं और कपास के साथ कर सकते हो, इसमें नहीं होता है। इसमें टाइम टू टाइम जो आपका है उस तरीकों को अपनाना पड़ेगा। कारण, क्योंकि मान लीजिए आप कह दोगे नहीं नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, 2-3 दिन नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 दिन नहीं जाओगे ना, तो इतने में अनार का सीजन लंबा नहीं होता है। अमरूद ज्यादा से ज्यादा जैसे होता है, अमरूद की बात करें तो अमरूद 15 दिन का होता है। पकने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसे आप बेच दो, सारा कुछ काम कर लो आप। जब आपको लगे ना कि अब पककर तैयार हो गया, बड़ा आकार ले लिया, अभी वो बहुत ज्यादा टाइट है, तो उसे तोड़ो, हाथों हाथ बाजार में बेच दो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो 10 दिन पकड़ेगा, 15 दिन इतने में गलकर खराब हो जाएगा। अनार आप जानते हो सूख जाता है, किन्नू आप देख लो बाजार में आता है तो वो भी तो खराब होते हैं ना। तो फल फ्रूट लंबे नहीं चलते, इसलिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, यह खास बात है। और यूरोपीय लोगों ने अपने उष्ण कटिबंधीय उपनिवेशों के अंदर इसे लगाया था। तो फ्रांस वालों ने अफ्रीका का जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है उसमें कॉफी और कोकोआ लगाया, कोकोआ। ब्रिटेन वालों ने भारत श्रीलंका में चाय लगाई और यहां पर हमारा जो मलेशिया देश है उसमें रबड़ लगाया। जबकि पश्चिमी द्वीप समूह है, जैसे आप आज वर्तमान में वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, कई द्वीप हैं, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। प्रत्येक देश से एक एक खिलाड़ी को बुलाते हैं, फिर वेस्ट इंडीज टीम बनती है। तो आपको ध्यान, बहुत सारे द्वीप हैं, वहां पर ब्रिटेन वालों ने केला लगाया, गन्ना लगाया, और केला, गन्ना, चाय, रबड़ सारे रोपण कृषि में आ रहे हैं। और देखें हम तो हम कहेंगे जो अमेरिका वाले हैं या स्पेन वाले हैं, इन्होंने, अगर हम बात करें फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस में इन्होंने गन्ना लगाया। और हम देखें तो डच है, डच बोलते हैं हॉलैंड का मतलब नीदरलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड देश है, पहले उसे हॉलैंड बोलते थे, उससे पहले उसे डच बोलते थे। तो जो ये है नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले या डच वाले, इन्होंने इंडोनेशिया के अंदर गन्ना लगाया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, किस देश ने किस में लगाया। आज भी आप देख सकते हैं कि जो ब्राजील देश है, ब्राजील के अंदर कहवा के जो बाग है, आज भी उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा फेजेंडा।
फजेंडा ब्राजील में उन्हीं कहवा के बागों को कहा जाता है जिन पर यूरोपीय लोगों का नियंत्रण है। पूरे ब्राजील के अंदर सभी पर थोड़ी है भी यूरोपीय लोगों का नियंत्रण। जिस पर यूरोपीय लोगों का नियंत्रण है उसी कॉफी के या कहवा के बाग को फजेंडा कहा जाता है, अन्य को नहीं कहा जाता है। तो रोपण कृषि ये है। तो ध्यान रखना कि रोपण कृषि कैसे शुरू हुई, तो हम कहेंगे यूरोपीय लोगों के द्वारा अपने औपनिवेशिक देशों में कृषि के नए प्रकार को शुरू किया गया, जिसे हमने क्या बोला है, रोपण कृषि कहा है। यह वृहद लाभ उन्मुख कृषि, इसमें बड़े स्तर पर लाभ लिया जाता है। यह एक फसली कृषि है, यानी एक साल में एक ही फसल ली जाती है और हर साल इसी फसल के ऊपर निर्भर रहेंगे। जैसे कॉफी बोल सकते हो, चाय है, कहवा है, रबड़ है, गन्ना है, कपास है, केला है, एग्जाम्पल बहुत सारे आप दे सकते हो। फिर हमें यह ध्यान रखना इसकी विशेषता क्या है, खेतों का आकार बड़ा होता है, इसमें उच्च तकनीक एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, सस्ती लेबर की आवश्यकता होती है। ये इसकी सारी विशेषताएं हैं। और कौन से देश ने कौन सी कृषि किस देश में की थी, जैसे भारत श्रीलंका में इन्होंने चाय उगाई, ब्रिटेन वालों ने, पश्चिमी द्वीप समूह में इन्होंने केला गन्ना उगाया। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने होंगे। ये हमारी रोपण कृषि। अगली कृषि आप देख रहे हो, इसका नाम है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अगर हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात करें तो हम ये कहेंगे ये अब उष्ण कटिबंध में नहीं होगी। उष्ण कटिबंध वाली हमने देख ली। ये आपके कौन से कटिबंध में होंगी, तो हम ये कहेंगे मध्य अक्षांशों में होती है, और मध्य अक्षांशों में होता है शीतोष्ण। तो हमें शीतोष्ण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा ही मध्य अक्षांश लिखा है। तो हम कहेंगे कि यह मध्य अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, और मध्य अक्षांशों में भी खास करके अर्ध शुष्क क्षेत्र, उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। मध्य अक्षांशों में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इस कृषि की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वही गेहूं, जौ, जई, ज्वार, मक्का, ये सारी की सारी इसकी फसलें हैं, प्रमुख प्रमुख फसलें हैं। अब इसमें क्या है, खेत का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है। खेत का आकार बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं इसमें दो दो मशीनें लगी खड़ी है, और वो भी रुककर ट्रॉली में दाने नहीं डाल रहे, चलते चलते डाल रहे हैं, यानी टाइम तो है ही नहीं इनके पास। इसमें क्या होता है, खेत का आकार बहुत ही बड़ा होता है, और जो खेत का आकार बड़ा होता है तो उसमें फिर कितने किसान काम कर लो, किसान से काम नहीं होगा, फिर कृषि यंत्रों से काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कार्य के अंदर किस चीज को प्राथमिकता दी जाती है, कृषि उपकरणों को। तो इसमें सारा का सारा कार्य कृषि यंत्रों से किया जाता है, क्योंकि खेतों का आकार बहुत बड़ा है। आपके सामने कृषि यंत्र में, यहां पर यह फसल दिखाने के लिए नहीं है, कृषि यंत्र दिखाने के लिए फोटो लगाई है कि सारा का सारा काम कृषि यंत्रों से किया जाता है। अब कृषि यंत्रों से किया जा रहा है, अब सोच के देखो, खेत का आकार बहुत बड़ा है और इसमें टोटल कितने लोग लगे होंगे, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, टोटल 4 ही लोग होंगे, और खेत का आकार बहुत बड़ा है। तो खेत में मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 मरबा जमीन है, 25 बीघा है, और जो भी गेहूं बोया है, और गेहूं के अंदर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि 1 बीघे के अंदर 20 क्विंटल गेहूं होता है, 20 क्विंटल। 20 क्विंटल है तो मरबे में कितना हो गया, 500 क्विंटल। अब उस 1 मरबे के अंदर काम कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 4। 4 को 500 से करो, कितना आया, 125 क्विंटल, 125 क्विंटल आया प्रति व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन अगर यही कृषि के अंदर लोग बहुत ज्यादा लगे होते तो उत्पादन और ज्यादा लेते वो, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है, खेत बहुत बड़ा है। तो इस कृषि की विशेषता यह है कि इसके अंदर प्रति इकाई उत्पादन कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है। तो यह इसकी विशेषता है। तो यह हमारी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता है। अब यह होती कहां पर है, आपने जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के नाम सुने हैं, प्रेरी, जैसे अपने पंपाज, वेल्ड, डाउन्स, कैंटनबरी, स्टेपी, ये आपने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम सुने हैं। जैसे कि हम बात करें प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपाज अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटनबरी न्यूजीलैंड में, और स्टेपी यूरेशिया में, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में।
इन सभी घास के मैदानों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ही की जाती है। तो यह भी आपको बता दिया। अब पहले ये दो लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रोपण कृषि, कह रहे हैं सर जई कौन सी फसल होती है? पशुओं का चारा होता है जई, ठीक है। और अक्सर जो अलग होता है जई अलग होती है। जो की हाइट इतनी नहीं होती, जई की थोड़ी हाइट ज्यादा होती है। अब कईयों को बोलते हैं कि रिजका, रिजका जानते हो? बरसीम, बरसीम बहुत कम जानते हो। रिजका और बरसीम में ज्यादा अंतर नहीं है, पूरा का पूरा पौधा होता है वो एक जैसा होता है। बस फर्क इतना है कि रिजके के अंदर जो फूल है वो बैंगनी कलर के होते हैं और बरसीम के अंदर सफेद कलर के होते हैं। इतना अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। पत्ता थोड़ा सा बरसीम का बड़ा होगा, बाकी वही है, कुल वही है, प्रजाति वही है, वही किस्म है, सारी चीज वही है। उसी प्रकार जो और जई के अंदर पौधा एक समान है, पानी उतना चाहिए, जलवायु उतनी चाहिए, बीज वैसा ही होगा। बस बात इतनी है कि हाइट ज्यादा है इसकी जई की। पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है इसे। अब लिखें रोपण कृषि में यूरोपीय लोगों के द्वारा, यूरोपीय लोगों के द्वारा अनेक भागों को, यूरोपीय लोगों के द्वारा अनेक भागों को अपना उपनिवेश बनाया गया। अपना उपनिवेश बनाया, इतना ही लिखना। यूरोपीय लोगों के द्वारा अनेक भागों को अपना उपनिवेश बनाया गया, लिख दो चलो, बनाया गया। यूरोपीय लोगों ने, दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय लोगों ने उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित, यूरोपीय लोगों ने उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित उपनिवेशों में रोपण कृषि की शुरुआत की। यूरोपीय लोगों ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित उपनिवेशों में रोपण कृषि की शुरुआत की। अगला पॉइंट, यह कृषि वृहद लाभ उन्मुख कृषि है। यह कृषि वृहद लाभ उन्मुख कृषि है। इसी में लिख देना आगे, यह एक फसली कृषि है। यह एक फसली कृषि यानी एक ही फसल पर पूरी निर्भरता होती है। जैसे चाय, कॉफी, कोकोआ, कोकोआ, रबड़, गन्ना, केला, ये सारी फसलें हैं। कहवा जैसी होती है, कहवा जैसी होती, कहवा कॉफी को ही बोलते हैं, इसके जैसी होती है। कॉफी को नहीं बोलते, कॉफी जैसी ही होती है। पौधा देखा हुआ है, ये आपके सामने कॉफी का पौधा ही है और ये हमारे दक्षिणी भारत की फोटो है। इसमें आगे लिखें, इस कृषि में खेतों का, इस कृषि में खेतों का
आकार बड़ा होता है। लिख दिया, इसी पॉइंट में लिखना, इसमें, इसी पॉइंट में लिखना है, इसमें सस्ती श्रम, अधिक पूंजी निवेश, अधिक पूंजी निवेश और उचित प्रबंध एवं उचित प्रबंध एवं तकनीक की आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है। लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमें यह देखना है कि कौन से देश के द्वारा कौन से अपने उपनिवेश में कैसी फसल लगाई गई थी। ठीक है, तो आपको पहले तो मैं देश का नाम बोलूंगा जो यूरोपीय देश है, उसके बाद में सामने वो देश लिखेंगे जिसमें उन्होंने खेती की है और ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पर ये कृषि की उन्होंने। तो सबसे पहले आपको लिखना है फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस ने कृषि कहां की है? अफ्रीका में। फ्रांस के आगे लिख दो अफ्रीका, बराबर का निशान लगाकर। भले ही आप ब्रैकेट में लिखते हो या बराबर का निशान लगाकर लिखते हो, जो मैं फसलों के नाम वो लिख देना। कॉफी, कहवा, सॉरी कॉफी चाय लिखना, कहवा कॉफी तो एक ही होता है। कॉफी चाय, क्योंकि आप जानते हो केन्या में भी चाय का उत्पादन होता है। लिख दिया, फिर लिखना ब्रिटेन, ब्रिटेन के आगे भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका, इन दोनों में किया चाय की कृषि, उन्होंने चाय लगाई थी यहां पर। ऐसे लाइन बनाकर मलेशिया, मलेशिया में ब्रिटेन वालों ने की थी रबड़ की कृषि। फिर है पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, इसमें इन्होंने कृषि की थी केला, गन्ना। लिख दिया, ठीक है। तो ये ब्रिटेन का हमने लिखा है। अगला आपको लिखना है स्पेन, स्पेन, स्पेन ने की फिलीपींस में। स्पेन के आगे लिखो फिलीपींस और वहां पर लिख दो नारियल, गन्ना। उन्होंने नारियल और गन्ने की खेती की थी फिलीपींस में। आगे है डच, डच, डच के आगे ब्रैकेट में इसी के आगे लिख देना हॉलैंड। भारत में भी तो डच आए थे लेकिन टाइम से ही चले गए थे। हॉलैंड लिख दिया। अब इन्होंने इंडोनेशिया में की है, गन्ने की खेती की है इन्होंने, गन्ना, गन्ने की खेती कई जगह हुई है। अब आपको नोट करके पॉइंट लिखना है। ब्राजील में, नोट करके लिखना, ब्राजील में
यूरोपीय लोगों के अधीन, ब्राजील में यूरोपीय लोगों के अधीन कहवा बागानों को, कहवा बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा, फेजेंडा, फेजेंडा। फेजेंडा कहा जाता है। लिख दिया। रोपण कृषि हो गई। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये तीसरा ही प्रकार है ना अभी तक। इसमें लिखें यह मध्य अक्षांशों में, यह मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यह मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें गेहूं, जौ, जई, इसमें गेहूं, जौ, जई, ज्वार, मक्का आदि फसलों को बोया जाता है। आदि फसलों को बोया जाता है। अगला पॉइंट, इस कृषि में खेतों का आकार, इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। इसलिए संपूर्ण कार्य, इसलिए संपूर्ण कार्य कृषि यंत्रों से किया जाता है। इसलिए संपूर्ण कार्य कृषि यंत्रों से किया जाता है। अगला पॉइंट, इस कृषि में, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पर चर्चा की है। अगली कृषि है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो मिश्रित कृषि क्या भारत में की जाती है क्या?
आपसे अगर मिश्रित कृषि होती क्या है, ये सभी को पता होता है, क्या होती है? पशु और दो पशुओं का पशुपालन और कृषि। अच्छा, क्या भारत में होती है ये भारत में नहीं होती। आप जो सोचते हैं ना हम खेती भी कर रहे हैं पशुपालन, ये आपके नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा विकसित, जो अत्यधिक विकसित जो होते हैं देश, उनमें की जाती है। और भारत, ये मैं बोल रहा हूं अत्यधिक विकसित, भारत विकसित ही नहीं है, अत्यधिक तो दूर की बात है, विकासशील देश है। और हम सोचते हैं कि अब आपने जिस आधार पर कहा वो मैं आपको जिस प्रकार से समझ पा रहा हूं, आपने शायद इसलिए बोला कि हमारे घर पे पशु भी रखते हैं, हम खेती भी कर रहे हैं। ये मिश्रित नहीं है। आप केवल दुधारू पशु रख रहे हो, आपके घर में प्रत्येक किसान के पास भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गे, ये सारी चीज है क्या एक साथ ही? नहीं है। केवल यहां पर ये सारी चीज होती तो आप यहां नहीं होते आज, क्योंकि इससे उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता है। फिर आप आरएस का क्या करते? कारण, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया में होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि कहा जाता है। उड़ते हुए डॉक्टरों की इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर अगर भेड़ बीमार हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की जनता ज्यादा नहीं है, कहते हैं कि हमारा जो ये यूपी है ये प्रत्येक वर्ष ऑस्ट्रेलिया के बराबर जन्म दे देता है तो उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा जनता है नहीं, और जमीन है ज्यादा, तो भेड़ें खुली चरने जाती है। आपने देखा कुत्ते साथ में रहते हैं, उनके आदमी साथ में नहीं जाए, कुत्ते साथ में, उन कुत्तों को बोलते हैं डिंगो। वो कुत्ता ही साथ में जाएगा, भेड़ को मोड़ के ले आएगा, शाम को वापस ले आएगा। अगर कोई भेड़ मतलब बीमार हो जाए तो प्रत्येक भेड़ के गले में या पैर में चिप होती है, तो कुत्ता वापस भागा भागा मतलब आएगा मालिक के पास, तो मालिक समझ जाएगा भी हाँ क्या है, कारण क्या, क्यों आया है ये। तो वो चिप से चेक कर लेगा कि कौन सी मूवमेंट कर रही है, जो बीमार है वो बैठ जाएगी, डॉक्टर को सीधा फोन करेगा, लोकेशन भेजेगा, डॉक्टर सीधा हेलीकॉप्टर से पहुंचेगा वहां पर। सरकार के द्वारा यह सुविधा दी गई है। और इसीलिए आप देख सकते हैं भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया का फेमस नहीं है, मेरिनो भेड़, इसीलिए उड़ते हुए डॉक्टरों, अपने हेलीकॉप्टर छोड़ो, अपने डॉक्टर मोटरसाइकिल पर आ जाए तो अच्छी बात है अपने वाले को तो चढ़ा के लाना पड़ता है, पहले उसके आते ही चाय पिलाओ और कई देर उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है। वहां पर कोई लेना देना नहीं है, सीधा डॉक्टर पहुंचे, इलाज करके वापस वहीं से वहीं, ये चीज है। अपने वाला तो आकर और पूछता है कि पिछली बार टीका किससे लगवाया था, अब की और उसने लगा मैं नहीं करूंगा आपके इलाज, परमानेंट ग्राहक चाहते हैं अपने वाले। तो मिश्रित कृषि के अंदर खास बात है कि यह अत्यधिक विकसित देशों में ही की जाती है। अत्यधिक विकसित क्षेत्र बोल दो, भले देश बोल दो, क्षेत्र ज्यादा अच्छा शब्द है, अत्यधिक विकसित क्षेत्र। अब हमारी पृथ्वी पर अत्यधिक विकसित क्षेत्र है कौन कौन से? पूरा यूरोप अत्यधिक विकसित नहीं है, यूरोप विकसित बोल सकते हैं, अत्यधिक विकसित केवल उत्तरी और पश्चिमी यूरोप है, यानी फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और जो लक्जमबर्ग, ये जो देश है, बेल्जियम, ब्रिटेन, केवल यही देश अत्यधिक विकसित में आते हैं, यानी उत्तरी पश्चिमी यूरोप में की जाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, यानी यूएसए का पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, जो ये वाला इलाका है, यहां पर की जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जाती है ये कृषि, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, न्यूजीलैंड के अंदर ये कृषि की जाती है। तो ये अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में की जाएगी, सभी जगह नहीं की जाती है ये। तो पहली विशेषता यही है कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना कि मिश्रित कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, विकासशील, फिर आता है विकसित, या आगे जो भी उपयुक्त सभी, ऐसा जो भी ऑप्शन हो। तो विद्यार्थी ये सोचता है भारत में की जाती है, भारत विकासशील है, ये लो अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में की जाएगी। और ध्यान रखना क्षेत्र भी आपको बता दिए दो तीन, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय क्षेत्र है। अब मिश्रित कृषि के अंदर सिस्टम क्या होता है? इसमें खेतों का आकार ना बड़ा ना छोटा, बीच वाला होता है, मध्यम। इसमें खेतों का आकार मध्यम होगा और इसके अंदर भी वही कृषि होगी, गेहूं, जौ, जई, ज्वार, मक्का। अब एक चीज सोच के देखो, गेहूं को निकालने के बाद उसके पीछे जो कचरा बचता है पशुओं को खाने के काम आता है, जई खुद ही चारा है, मक्का आप देख लो, मक्का का भी यूज होता है, ज्वार पशुओं के लिए होती है। तो इसके अंदर वे सारी फसलें उगाई जाती है जिससे हम अनाज का उत्पादन भी ले लें और शेष भाग है उस फसल का वो सारा पशुओं के लिए किसके रूप में चला जाए? चारे के रूप में। यानी कहने का मतलब है इस कृषि में पशुपालन और कृषि दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है।
दोनों को बराबर महत्व। अपने यहां पर क्या होता है, अपने कृषि को महत्व देते हैं, पशुओं को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते अपने। तो इसमें दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। इसमें पशुओं को पाला जाता है, जैसे मवेशी। मवेशी किसे बोलते हैं? पशुओं को। गाय को बोला जाता है, भैंस को नहीं बोलते मवेशी। गाय को, जैसे गाय है, जैसे भेड़ है। मवेशी सिर्फ गाय होती है, पशु बता रहा हूं कौन कौन से रखे जाते हैं इसमें। जैसे गाय रख लेंगे, जैसे भेड़ है, बकरी है, या मुर्गे है, जैसे कुकुट बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो कुकुट, ये सारी चीजें इसमें पाली जाती है। इसके अंदर और हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। क्यों ज्यादा निवेश की आवश्यकता है? क्योंकि पहली बात, इसके अंदर हम जो कृषि कर रहे हैं, हमें पशुओं के लिए चारा ज्यादा चाहिए। भी पशु भी हमारे पास और खेती भी कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन भी लेना है और पशु भी पाल रखे हैं। तो हम ऐसी कृषि में रासायनिक खाद का भी प्रयोग करेंगे, और जो हमारी जो हरी खाद आती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल से जो खाद बनती है, या पशुओं के गोबर डाल दिए, यानी प्राकृतिक खाद का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल होता है, पहली बात। दूसरा, इसमें इमारतें बनानी पड़ती है। अब आप कहोगे इमारतें क्यों बनानी पड़ रही है? इसमें इमारतें इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि आप पशुपालन भी तो साथ साथ कर रहे हो। मुर्गों को सीधा थोड़ी छोड़ोगे, उठा के ले जाएगा कोई? अपने तो कुत्ते ही नहीं छोड़ते यहां पर। तो इमारतों के अंदर रखना पड़ेगा उन्हें भी, कोई बरसात है, तूफान है, उसके अनुसार इमारत भी बनानी पड़ेगी। तीसरा, अब आप दोनों चीजें साथ कर रहे हो तो आपको कृषि यंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा, 3 चीजें। चौथा, अब आपके अकेले से दोनों कार्य नहीं होंगे, आपको श्रमिक रखना पड़ेगा। और वो श्रमिक सीधा श्रमिक नहीं रख सकते कि आप और मैं आपको काम सिखा दूंगा, नहीं। कितने दिन काम सिखाओगे? आप खेत में और घर पे भी काम करना चाहिए। आप घर में हो तो खेत वाला चाहिए। तो श्रमिक चाहिए जो बहुत ही ज्यादा योग्यता रखता हो, जो कुशल श्रमिक हो। श्रमिक 3 प्रकार के होते हैं, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। अकुशल जिसे कुछ भी नहीं आता, अर्धकुशल जिसे आधा अधूरा, कुशल जो पूरा नॉलेज रखता है। तो इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी योग्यता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह होती है मिश्रित कृषि। लिखो, इसमें लिखना आपको, यह कृषि अत्यधिक, यह कृषि अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में की जाती है, जैसे यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, जैसे यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, कोमा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, फिर कोमा यूरेशिया के कुछ भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, और दक्षिणी महाद्वीपों में, समशीतोष्ण क्षेत्रों में, ठीक है। ये हमने जैसे लगाकर, जैसे लिखा था ना मैं, जैसे क्षेत्र, सारे क्षेत्र आ गए इसमें। दक्षिणी महाद्वीप का मतलब है भूमध्य रेखा से नीचे का जो एरिया, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीप है। समशीतोष्ण किसे बोलते हैं? इसमें एक समशीतोष्ण शब्द आया है। समशीतोष्ण, जिस प्रकार आप उष्ण उपोष्ण बोलते हो, उसी प्रकार शीतोष्ण समशीतोष्ण होता है। यानी शीतोष्ण का और ध्रुवीय एरिया होता है, उन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, वह वाली कृषि, वहां पर जो कृषि की जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस कृषि में
इस कृषि में खेतों का आकार, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसी में लिखना, इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, इसमें गेहूं, जौ, जई, ज्वार, मक्का, इसमें गेहूं, जौ, जई, ज्वार, मक्का और चारे वाली फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती है। इसी पॉइंट में लिखना, चारे वाली फसलें इस कृषि के प्रमुख घटक हैं, यानी प्रमुख योगदान चारे वाली फसलों के। चारे वाली फसलें इस कृषि के प्रमुख घटक हैं। अगला पॉइंट है, इसमें कृषि और पशुपालन को, इसमें कृषि और पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। समान महत्व दिया जाता है। इसी पॉइंट में लिखना, इसमें फसलों के साथ साथ इसमें फसलों के साथ साथ पशु, जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आदि आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला पॉइंट, इस कृषि में विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक व इस कृषि में विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक व वानस्पतिक खाद, इमारतों आदि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।
अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है, इस कृषि में इस कृषि की मुख्य विशेषता कुशल कृषक और योग्य श्रमिक है। ठीक। अगली है डेयरी कृषि। अगर हम डेयरी कृषि की बात करें, इसमें भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। क्यों चाहिए अधिक पूंजी? उसका कारण है कि पहले तो पशुओं के लिए आपको इमारत बनानी पड़ेगी, डेयरी कृषि नाम दे दिया, पशुओं के लिए आपको इमारत बनानी पड़ेगी। दूसरा, पशुओं का जो चारा है उसका साल का पहले ही आपको पूरा भंडार करना पड़ेगा, स्टॉक पूरा बनाना पड़ेगा कि साल में इतना चारा खाते हैं, पहले स्टॉक कर दो। बाद में, क्योंकि डेयरी में पशु ज्यादा होते हैं, कृषि के अंदर इसमें फसल को कम तवज्जो दी जाती है, पशुओं को ज्यादा दे रहे हैं तवज्जो इसके अंदर, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? तो पहला कारण आपको बता दिया है कि इसमें एक तो पशुओं के लिए इमारत, दूसरा पशुओं के लिए पूरे साल का चारा इकट्ठा करना पड़ेगा, दो, तीसरा हमें पशुओं के लिए मशीनें चाहिएगी। अब आपको पशुओं के लिए मशीनें, तो हमारे फिर पशु ज्यादा होंगे, जब 100 150 पशु पालोगे तो यहां पर फिर शाम को मम्मी दूध नहीं निकाल सकती वहां पर 150 मशीनें होंगी, तो स्पष्ट सी बात है फिर आपको, जैसे आपने न्यूजीलैंड वगैरह में देखा होगा, पशुओं को एक लाकर और एक जाल में फिट कर दिया जाता लोहे के, और बाद में सीधे वहां पर आते हैं और सीधे मतलब थन के लगाते हैं मशीन और दूध निकाल लेते हैं। तो मशीनें आपको लानी पड़ेगी, तो ये इसकी खास बात है। इस कृषि के अंदर एक और है, इसके अंदर पशुओं के स्वास्थ्य, उनके प्रजनन और उनके चिकित्सा सुविधा पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि नहीं मैं 2 दिन घूम के आ जाता हूं, पशु है, नहीं, आपको उनके स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा सुविधा पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें पूरे साल आपको काम की जरूरत होती है, श्रम की आवश्यकता पड़ती है पूरे वर्ष भर। इसमें ऐसा नहीं है जैसे खेती में होता है, खेती में तो अपने चलो मान लिया कि आज गेहूं बो दी, अब पानी नहीं लगाना तब तक काम नहीं है। अपने गांव में यही होता है कि रिश्तेदारियों में कब जाके आना है, जब काम नहीं होगा खेत में। अपने शादियां भी कब होती है? अब देख लो, ज्यादातर शादियां फरवरी में होती है, ज्यादातर दिसंबर में क्यों करते हैं? गेहूं बो दी, अब शादी कर लो। यहां फरवरी के आसपास जब फसलें पकने को तैयार होती है, साथ में तो पैसे आ जाएंगे, एक तो शादी होने तुरंत बाद ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा, बाड़ियों को दे देंगे, और साथ में उस समय पानी पुनी वाली दबाव होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये कारण भी है। तो हमारे ये सिस्टम होता है, लेकिन पशुओं वाले में ये नहीं होता है। पशुओं वाले में तो आपको रोज उन्हें चारा, रोज उन्हें पानी, ऊपर से उनके साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी, सुबह और शाम दोनों टाइम वापस वही दूध निकालने वाला काम, तो पूरे साल भर इसमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, श्रम सीधा भी नहीं बोल सकते, गहन, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इसके अंदर। तो ये इसकी विशेषता रहती है। और इसके अंदर कैसे पशु पाले जाएंगे? तो डेयरी कृषि है, तो स्पष्ट सी बात है ज्यादातर वही पशु पाले जाएंगे जो दुधारू पशु हैं। अब विश्व के अंदर जो ये मिश्रित जो आपकी डेयरी कृषि है, अब आप सोच रहे हैं डेयरी कृषि हमारे यहां पर की जाती है, हमारे कौन सी डेयरी होती है? हम तो एक एक डोलू चक्के तो जाते हैं डेयरी पर, अपने डेयरी कृषि नहीं होती है। डेयरी कृषि, डेयरी फार्म होते हैं बहुत बड़े बड़े। आप न्यूजीलैंड को देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा और तस्मानिया उनका राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, इस क्षेत्र में देख लो, आप उत्तरी पश्चिमी यूरोप देख लो, आप कनाडा का एरिया देख लो, ये जो एरिया है इन्हीं में ये डेयरी कृषि होती है। अपनी तरह नहीं है 4 पशु पाल लिए और कह कि दूध ही कल से दूध ले जाना, ये नहीं होता अपने। पर अपने वालों को तो एक आदत और है, अक्सर दूध में पानी मिलाए बिना तो देते नहीं हम, ये तो घर घर के अंदर है। और नहीं तो अपने क्या है कि हमारे रग रग में है वो चीज, हमारा बच्चा देखते ही समझ लगता है भी हाँ अब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पर ऊपर से दूध भी और पानी मिला लेता है। जैसे मेरे गांव में जैसे दूध लेने आते तो मेरे घर के सामने एक ताऊजी रहते हैं,
ताऊ जी की वास्तव में उनकी बात थोड़ी सी कड़वी होती है। घर वाले उनको कहते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही करता है, क्योंकि वो घर वालों को डांटता बहुत है, बहुत डांटता। वो घर सुबह उठता तब निकालने लगता है गाल, और पूरे दिन गालियां निकाले उन्हें। कहा अगर मैं नहीं होता तुम्हारा क्या होता। छोटे बच्चों को जमूरा बोलता है। कि तुमने जो इतने जमूरे पैदा कर रखे हैं ना, अगर मैं नहीं होता ना इनको रोटी के लाले पड़ जाते। तो एक दिन दूधी आया, दूधी उनके मतलब दूध बेचते हैं वो, उनके भी काफी पशु हैं। तो दूधी आया, दूधी बोला कि ताऊ जी आपके जो माता जी है ना, ये पानी मिलाती है दूध में। तो आज की बात है ये। आज की तो नहीं है, आज ही क्यों है मेरे पास, तेरे लक्षण ठीक नहीं है। दूधी के गले पड़ गए। तो दूधी बोला कि ताऊ जी ऐसी बात नहीं है, पानी ज्यादा मिला दिया आज। वो बेचारा कहना तो ये चाहता था, मैं आगे क्या मिलाऊंगा अब इसमें। क्या पानी ज्यादा मिला दिया है। क्या पानी तो ये दूध तो शुद्ध दूध तो आपका जामेडा नहीं कौन गाला है। क्या ये जो इसके औलाद है ना उसको भी शुद्ध दूध नहीं डालती है। कैसे, अपने गांव में आपने देखा होगा कि जब बाल्टी में दूध होता है, बाद में जैसे उसे गर्म करने के लिए जिस पतीले में डाला जाता है, बाद में और नहीं तो बाल्टी में थोड़ा पानी डालकर हिलाकर, वो छमका तो जरूर लगता है हमारे इतना। तो क्या ये आपका जामेडा नहीं शुद्ध दूध नहीं डालती, तेरे को डालेगी कहां से। अक्सर वो बार बार कई बार मेहमान आते हैं, तो मेहमान जब आ जाते हैं फिर उनके घर वालों की पूरी धज्जियां उड़ा देता है वो। अच्छा आज तो नए बर्तन, मैं पूरी उम्र भाग भाग के इनके लिए सारी इतना खड़ा कर दिया, इनको घर रहने के लिए मकान बना दिया, इनके लिए खेत में सारा प्रबंध कर दिया, आज तक इन्होंने पुरानी थाली में मेरे को खाना खिलाया, नई थाली मेरे को आज ही नसीब हुई है। घर वालों के पीछे पड़ जाता है वो। तो उसकी बात तो सही है, गलत तो नहीं है भाई। मेहमान आते हैं, अब देखो घर पे नए बर्तन लेकर कौन आता है, हमारे पापा दादा, और उनको बाद में मिलता क्या है, पुरानी थाली। मेहमान आते हैं अपने तभी होता है। अपने तो इतना सिस्टम है कि मेरे तो यहां पर आके 2-3 शौक छूटे हैं, वरना मेरे गांव के अंदर अपने देखा हो, इस एरिया के अंदर भुजिया का क्रेज बहुत है। भुजिया बहुत खाते हैं यहां पर, रोटी के साथ भुजिया, चाय के साथ भुजिया, हर चीज में भुजिया भुजिया। पहले हमारे ये था, हम भुजिया देखते थे सिर्फ रिश्तेदार आते तब, ठीक है, बिस्कुट और भुजिया तब देखते थे। उसमें जो घर का छोटा है वो आगे लेकर जाएगा चाय और भुजिया। तो मैं घर में मेरे सबसे छोटा हूं भाइयों में, बहन भाइयों में, तो मैं जैसे लेकर जाता था, मैं कि ठीक है मजे बन गए। वो रिश्तेदार कमरे में है, रसोई काफी पीछे है, बीच के अंदर थोड़ा सा जैसे चाय और जलाकर, मतलब सारा रिश्तेदार बेचारा शर्म करता, अपने होता था, खाने का मन तो उनका भी बहुत करता था, तो वो थोड़ा बहुत छोड़ते। अब ये मन होता ये कब जाए भुजिया खाएं, टूट के पड़ते थे। और यहां पर आने के बाद अब जाता हूं भुजिया खा ले, नहीं नहीं खाना, तो शौक ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो ये चीज होती थी, कितना शानदार रहता था वो चीज। अब जैसे मैं छोटा था तो पहली बार मेरे को कोई रिश्तेदारी में भेजा, कोई शादी का कार्ड कूड देने के लिए भेज, और अकेला दिया। क्योंकि अकेला मतलब ऐसे नहीं है कि साथ में तो था, लेकिन मैं उससे बड़ा था। अब मैं बड़ा था तो फिर मैं तो अपने आप को, उम्र ज्यादा थी नहीं मेरी, ये बात है लगभग ये 2014 के आसपास की, और 20 साल का इतना था। और उस समय मैं चला गया, कार्ड देने गया तो आगे वालों ने, उन्होंने खोआ बना रखा था, अपने होता ना गाजर पाक और ये बनाते हैं, बना रखा था। लगभग शाम के 4 बजे और ये ठंड खूब थी। अब गए वहां पर, उन्होंने लाकर रख दिया। अब अपने छोटे बच्चे होते हैं, अपने को ये पता नहीं होता था, अपने तो वही आदत भी सारा नहीं खाते, अगले के घर पर थोड़ा छोड़ना होता है। उन्होंने शायद अब भूख लगी हुई थी, 8-9 पीस लाकर रख दिए, 9 खा के 1 छोड़ दिया। तो अपनी तरफ तो वो था। तो यहां पर ये चीज नहीं, यहां पर तो आके शौक छुड़वा दिया हर चीज में, क्योंकि यहां पर भी गाजर पाक अपने यहां पर तो हर शादी विवाह में भी रखा जाता है। वहां पर चलो घर में जरूर बनाते हैं, सर्दियों में बनाते हैं। वहां यहां पर सब्जियों की वैरायटी आप देखो कितनी ज्यादा है। यहां पर आकर पहली बार मैंने काजू की सब्जी खाई थी, काजू की, गुलाब जामुन की सब्जी पहली बार खाई है मैंने यहां पर आकर। मैंने कभी देखी नहीं, हमने तो वो एक चीज देखी थी, जो हरी सब्जियां होती है लगातार, वही जो सीजन के हिसाब से। यहां पर सीजन सूजन का पता नहीं चल रहा, वही भिंडी गर्मी में चल रही है, वही सर्दी में चल रही है, वही पत्ता गोभी गर्मी में, वही सर्दी में, समझ ही नहीं आ रहा है वो कहानी। और ऊपर से तेल तेल फुल है। और यहां पर जब लगता है आपके दैनिक भास्कर वाला मेला, तो लोग मिर्ची बड़े खा जाते हैं 4-4 करोड़ के। दैनिक भास्कर वालों को बंद करना पड़ता है मिर्ची बड़े वाला प्रोग्राम वो। तो यहां पर तेल ज्यादा खाते हैं, हद से ज्यादा। मैं घर पे, इसलिए मैं घर पे खाने लग गया, यहां पर मैं बहुत कम खाता हूं। ये तो मैं यहां पर रह रहा हूं, परिवार मेरा गांव गया हुआ है,
वरना मैं यहां पर अपने घर पे ही खाना खाता हूं हमेशा ही, क्योंकि मेरे को तेल अच्छा नहीं लगता, मैं खाता हूं घी। घी में ही सब्जी बनेगी, ऊपर से फिर घी। जब तक पूरा ऐसे रोटी का टुकड़ा आए और घी ऊपर ना आए मजा ही नहीं आएगा। ये चीज होती है। अब अपने आ जाओ इधर, क्योंकि आपने काफी देर से लिख रहे थे, कई देर से कृषि के अंदर आपने खूब काम कर लिया। अब डेयरी कृषि में आ जाते हैं अपने। तो डेयरी कृषि मैंने आपको बता दी है कि डेयरी कृषि के अंदर अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है उसके 3-4 कारण बताए कि पशुओं के लिए इमारत बनानी पड़ेगी, यानी छप्पर जिसे हम बोलते हैं। आम भाषा में एनसीईआरटी में छप्पर ही लिखा है, इमारत नहीं लिखी, लेकिन हम इमारत लिखेंगे। दूसरा, चारे का संग्रह करना पड़ेगा, हमें पूरा का पूरा साल का स्टॉक रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें मशीनें चाहिए पशुओं से संबंधित, दूध निकालने से संबंधित। इसके अलावा पशुओं के प्रजनन, पशुओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, लेबर रखनी पड़ेगी इसमें बहुत सारी। तो ये सारी चीजें होती है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर कि हमारी ये कृषि है, ये मुख्य रूप से होती का है, जैसे न्यूजीलैंड है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है या कनाडा है। इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ये कृषि की जाती है और क्षेत्रों में नहीं की जाती। तो डेयरी कृषि लिखें हम। डेयरी कृषि में लिखें, इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि पशुओं के लिए इमारत, कोमा चारा संग्रह, कोमा उपकरण, आदि के लिए अधिक पूंजी लगती है। अगला पॉइंट, इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, एवं चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला पॉइंट, इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, वाणिज्य डेयरी कृषि, वाणिज्य डेयरी कृषि के विश्व में, वाणिज्य डेयरी कृषि के विश्व में 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र हैं। अब 3 क्षेत्र लिखने आपको। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पहला
दूसरा है कनाडा, और तीसरा है न्यूजीलैंड कोमा तस्मानिया, तस्मानिया से आद आएगा इसमें, तस्मानिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, तस्मानिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये जो कृषि है इसमें एक पॉइंट हम और लिखेंगे, पहले इसमें समझ लेते हैं। ये कृषि कैसे क्षेत्रों में की जा सकती है? हर जगह नहीं हो सकती ऐसे कि आप शहर से दूर करके बैठ जाओ, ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पशुओं का जो उत्पाद होता है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। जो दूध है तो गर्मी में कितने लंबे समय तक चला हो गया, नहीं चल सकता लंबे समय तक। तो ये जो कृषि है यह शहरों के निकट या औद्योगिक केंद्रों के निकट की जाती है। लिख दो ये पॉइंट, यह कृषि शहरों और यह कृषि शहरों और औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है। ठीक है, अगली जो कृषि है वो है भूमध्य सागरीय कृषि। अब हम जितने भी एक दो कृषि अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, और आगे की जो कृषि होगी वो मैं समझा दूंगा, भले एक हो दो हो। ये जो आप मैप में देख रहे हो ये भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय कृषि। अब आपको कि भूमध्य सागरीय कृषि है इसका मतलब भूमध्य सागर के आसपास होती है, वो नहीं। हमारे विश्व के अंदर बहुत सारे जलवायु प्रदेश हैं अलग अलग, और अगर हम उन जलवायु प्रदेशों की बात करें तो उन जलवायु प्रदेशों में से एक जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का मतलब है यह जो जलवायु होती है भूमध्य सागरीय जलवायु अक्सर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अक्सर इस भाग में हमेशा ही शीत ऋतु में वर्षा आती है। जैसे भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु है वैसी जलवायु अगर विश्व में कहीं और पाई जाती है वहां पर यह कृषि होगी। तो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में यह कृषि होती है। तो फिर यह क्षेत्र है कहां कहां? तो दक्षिणी यूरोप, आप देख सकते हैं यह दक्षिणी यूरोप है पूरा का पूरा। यह आ गया आपके पूरा का पूरा उत्तरी अफ्रीका, पूरा का पूरा उत्तरी अफ्रीका आ गया। दक्षिण यूरोप 2, कैलिफोर्निया 3, मध्य चिली, चिली पूरा नहीं है मध्य चिली 4, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग। इन्हीं क्षेत्रों में यह कृषि होती है। मानचित्र में इसीलिए ये मैप लिया था कि भूमध्य सागरीय कृषि होती का है, तो हम कहेंगे भूमध्य सागरीय जहां पर जलवायु पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। क्षेत्र कौन कौन से? तो हम कह देंगे दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहां पर की जाती है ये कृषि। इस कृषि के अंदर वैसे तो कई फसलें उगाई जाती है, जैसे हम बात करें अंजीर, जैतून, अंगूर, कई फसलें हैं, सब्जियां वगैरह बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 है। और इनमें भी सबसे ज्यादा मुख्य रूप से उगाई जाता है अंगूर। इसकी सबसे फेमस क्या बात है? इसकी फेमस फसल है अंगूर। अंगूर अब ज्यादा होगा तो जो उच्च गुणवत्ता का अंगूर है उससे तो ये शराब बना लेंगे, और निम्न गुणवत्ता का जो अंगूर होगा उसको सुखाकर किशमिश बना देंगे। तो 2 चीजें बनाई जाती हैं अंगूर से, उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर से शराब और निम्न गुणवत्ता वाले अंगूर से किशमिश बना देंगे सुखाकर। तो यह हमें ध्यान रखनी होगी। और भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर विशेषता क्या है? तो जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, यहां पर क्या है, शीत ऋतु में ठंड बहुत पड़ती है, यहां पर सब्जियों की कमी आ जाती है, सब्जियों की, फल फ्रूट की आदि की कमी आ जाती है। तो इसलिए भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है ये वाला, ये क्या करते हैं, पूरा पूरा जितने भी ये प्रदेश आपको दिखाई दे रहे हैं लाल कलर में, ये सारे के सारे बाद में यहां पर सब्जियों की, फलों की आपूर्ति करते हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में फिर सर्दियों में कुछ नहीं होता है, बहुत भयंकर बर्फबारी पड़ती है। तो ये सारे के सारे यहां पर आपूर्ति भी करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा।
यह है हमारी भूमध्य सागरीय कृषि। तो आपको ध्यान रखना है कि यह भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। जैसे तो हम कह देंगे दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग। अगर हम बात करें कृषि किस चीज की होती है तो अंगूर, जैतून, अंजीर, लेकिन प्रमुख रूप से होता है अंगूर। और उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर का उपयोग करते हैं शराब बनाने में, जबकि निम्न गुणवत्ता वाला जो अंगूर होता है उससे बना लिया जाता है किशमिश। इसमें हम बात करें तो ये जो जलवायु प्रदेश है शीत ऋतु के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये सप्लाई कर देता है। किसके लिए? तो वो आपको बता दिया है, वहां पर सब्जियों की, फलों की, इनकी सप्लाई करता है। तो ये हमारा हो गया भूमध्य सागरीय कृषि। अगली जो कृषि आती है ये आपके है उद्यान कृषि। इसमें ट्रक की फोटो लगी है, टमाटर है क्या? ये है ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये पीला कलर बीच में दिखाई दे रहा है, ड्रैगन फ्रूट है ये। उद्यान कृषि क्या होती है? उद्यान कृषि का मतलब होता है बागवानी। आप देख सकते हैं बागवानी कोई एक प्रकार फलों की नहीं होती है। बागवानी आपके फूल की भी हो सकती है, सब्जियां लगाई जाती है वो भी बागवानी में आती है, फल होते हैं वो भी बागवानी। और आप जानते हैं सब्जियों के रेट ज्यादातर आप देख लो कितने, 20 रुपए की तो कोई सब्जी नहीं आती। अलग अलग आप देखोगे तो आपके रेट 100 रुपए की है, कोई 125 रुपए किलो, खूब महंगी सब्जियां। सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा हैं। और आप जानते हैं सब्जियों का उत्पादन बहुत होता है, 2-3 महीने की फसल है सारी, 2-1 महीने की, यानी इससे हमें अधिक लाभ मिलता है। तो ध्यान रखना उद्यान कृषि में उन फसलों की कृषि की जाती है जिससे हमें अधिक लाभ मिलता है, अधिक मुद्रा की प्राप्ति होती है। जैसे फल, फूल, सब्जी, इन 3 चीजों की खेती होती है। अब इसके अंदर सिस्टम क्या है? इसके अंदर भी खेतों का आकार छोटा होगा, इसके अंदर हमें उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, इसके अंदर कुशल कृषक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो ट्रक का होता है। अब आपको ट्रक का क्या योगदान होता है? ट्रक का योगदान है कि अगर आपने सब्जी बो रखी है, फल फूल है, तो लाद कर बाजार में किस पर जाओगे? पर शाम को भरा, सुबह तक बाजार में पहुंचा, खाली होकर आया, दिन में फिर भर दिया, रात को वापस। यानी पूरा का पूरा शहर और जो खेत हमारा, इसके बीच में जो सड़क यातायात का साधन है वो पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। यानी ट्रक का बहुत ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए उद्यान कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उद्यान कृषि को ट्रक कृषि कहते हैं। इसलिए आपको ट्रक की फोटो दिखा दी कि ट्रक कृषि, सब्जी से भरा हुआ, तो ये खाली कर रहा है जहां पर भी कोई मंडी होगी जहां पर, तो ये सिस्टम है इसका भी कृषि में, और कुछ नहीं है ट्रक कृषि में। उद्यान कृषि, ट्रक कृषि हमने देखी। अगली जो कृषि है वो हम कल पढ़ेंगे क्योंकि समय हो चुका है 58 मिनट, तो बाकी कल देखेंगे। आज इतना ही।